हेलो एवरीबॉडी, स्कॉलर स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेपर नंबर 256 के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज अपने फिर से इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसके जो 25 क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको भी बढ़िया तरीके से गौर करके उनको समझे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आई हुए क्वेश्चंस है वो करवा रहा हूँ। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं, ठीक है ना। पेपर नंबर अपना 256 है आज का, ठीक है ना। पेपर है भाई अपना 256। शुरू करता हूं, अच्छे से गौर करके समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 76। क्या पूछा? वी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। क्या वे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन सेगमेंट, कोई भी एक पार्ट है उसको अंडरलाइन कर रखा है, कोई एक पार्ट को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। और हमें जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसकी जगह पर हमें एक शब्द को यूज करना है। तो इन चारों में से देखते हैं कौन सा शब्द आ सकता है। पहली बात तो ये देखिए कि अंडरलाइन क्या किया हुआ है। देखो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है बेटा अपने पास जनरस एंड फॉरगिविंग, ठीक है ना। और हमें इसकी जगह पर यूज करना है। तो जनरस का मतलब आपको पता ही है, काइंड होता है, और फॉरगिविंग का मतलब माफ कर देने वाला आदमी। तो जनरस एंड फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ कर देने वाला, काइंड आदमी, काइंड आदमी, दयालु आदमी, ठीक है ना। बिग हार्टेड पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला आदमी, ब्रॉड माइंडेड आदमी, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा शब्द बनेगा आपका मैग्नेनिमस। अब मैं आपको बता सकता हूं इसको कैसे मैंने हल किया। मेघना शब्द, एक शब्द है मेघना, इसका मतलब होता है लार्ज। एक शब्द है एनिमस, इसका मतलब होता है बेटा माइंड। तो लार्ज का मतलब मैग्ना का मतलब लार्ज, बड़ा, और एनिमस का मतलब माइंड, बड़े दिमाग वाला आदमी जो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता है ना। तो इस आदमी कौन होता है बेटा? मैग्नेनिमस होता है। जिसके लास्ट में ओयूएस लगा होता है वो शब्द क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर मुझे इसी शब्द को किस में, नाउन में चेंज करना है तो मैं इसको मैग्नेनिमिटी बना दूंगा। अगर मुझे इसी शब्द को नाउन में चेंज करना है तो मैं क्या बना दूंगा? मैग्नेनिमिटी। इसको बना देंगे अपने मैग्नेनिमिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, मैग्नेनिमस हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बड़े विचारों वाला आदमी। अल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होते हैं। अल्टर का मतलब इससे बने हुए शब्द में कभी आपको बाद में करवाने वाला हूँ। अल्ट्रुइस्टिक, इससे बने हुए शब्द बाद में कराऊंगा। अल्टर का मतलब दूसरा होता है, तो ऐसा आदमी होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। फेंट हार्टेड, फेंट का मतलब होता है कमजोर, हार्ट मतलब दिल, कमजोर दिल वाला आदमी, डरपोक आदमी, डोसाइल नेचर का आदमी, दब्बू आदमी, मीक आदमी, जिसको मीक बोल सकते हैं, जिसको डोसाइल नेचर का आदमी अपन बोल सकते हैं, दब्बू आदमी, ठीक है ना। काउवर्ड आदमी, कायर आदमी। वेनमस, जहरीला आदमी, पॉइजनस आदमी। होस्टाइल आदमी, दुश्मनी का भाव रखने वाला आदमी, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन है अपना 77, देखते हैं बेटा इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 77 में इसमें बोल रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें कई सारे शब्द दे रखे हैं और हमें इसमें से देखते हैं एक शब्द का यूज करना है। ये देखो अपने पास इतने शब्द है। पर्सन हु हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, एक आदमी जिसमें वर्ड का मतलब होता है टर्न कर लेना, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, ठीक है। अच्छा, और इन अगर किसी भी शब्द में इन लिखा आ जाए, इम लिखा हुआ आ जाए, एन लिखा आ जाए और एम लिखा आ जाए तो बेटा इन चारों का मतलब होता है इन, है ना। अगर एक्स लिखा आ जाए, एक लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है आउट, है ना। तो एक आदमी जिसमें क्वालिटीज है एक्सट्रोवर्ट की भी और इंट्रोवर्ट की भी। अब वर्ड का मतलब मोड़ लेना, और एक्स है तो बाहर की तरफ, और इंट्रो है तो अंदर की तरफ। अपने विचारों को जो आदमी बाहर की तरफ मोड़ लेता है वो तो आदमी एक्सट्रोवर्ट होता है, जल्दी से लोगों में घुल मिल जाता है, मिलनसार आदमी। इंट्रोवर्ट आदमी वो होता है जो अपने तक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा बाहरी लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा मिक्सअप नहीं होता। अब ये बोल रहा है कि जिसमें दोनों क्वालिटी हो, दोनों की क्वालिटी हो, तो दोनों के लिए बेटा कौन सा शब्द होता है? एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है? एमबी का मतलब होता है बेटा दोनों, है ना। तो कौन सा हो जाएगा अपना उत्तर? अपना उत्तर हो जाएगा भाई इसमें एम्बीवर्ट। ये देखो दे रखा, एमबी का मतलब दोनों और वर्ड का मतलब मोड़ लेना, अपने विचारों को
कभी कभी तो बहुत फ्रेंडली हो जाना, बाहरी लोगों के साथ घुलना मिलना, और कभी कभी एकांत में शांति से बैठ जाना, किसी के साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम्बिवर्ट हो जाएगा। ड्यूअल का मतलब होता है डबल, इस ड्यूअल का मतलब होता है डबल। एक ड्यूअल बेटा और भी होता है, एक ड्यूअल ये भी होता है, इसका मतलब होता है फाइट, द्वंद, लड़ाई हो जाना, उसको ड्यूअल बोलते हैं। एम्बिगस का आपको पता ही है, एम्बिगस, एम्बी का मतलब दोनों, एम्बिगस का मतलब होता है दोनों अर्थ निकल जाए किसी की बात के, मतलब समझ में नहीं है बंदे ने हाँ बोला है कि ना बोला, बंदे ने कॉम्प्लीमेंट दिया या कमेंट किया है, स्पष्ट नहीं होता है, उसको एम्बिगस बोलते हैं। इसको एक्विवोकल भी बोल सकते हैं, इसी के लिए एक्विवोकल शब्द का यूज भी हो सकता है, एक्विवोकल, यानी अगर किसी की बात का क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा, उसको एक्विवोकल भी बोल सकते हैं। स्टोइक आपको पता है ये कैसा आदमी होता है, जिस पर सुख दुख का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, ड्यूअल में बता चुका हूं, एम्बिवर्ट भी आपको मैं बता चुका हूं। इसी एमबी के लिए एक शब्द और बताना चाहता हूं आपको, एक शब्द होता है बेटा डेक्स्टर, और इस डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, राइट हैंड, ठीक है ना। तो अगर कोई आदमी दोनों हाथों से लिख सकता है, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी, ऐसे आदमी को बोलते हैं बेटा एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी मतलब दोनों, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, यानी कोई आदमी अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को किस तरीके से यूज कर सकता है, राइट हैंड की तरह, तो वो आदमी होते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। बना हुआ किससे है, देखो एमबी भी लिखा है और इसमें डेक्स्टर भी लिखा है। डेक्स्टर का मीनिंग हमें पता ही है, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 77 का भाई, एमबी वर्ड हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 78, देखते हैं भाई 78 में क्या बोला है इसने। हमें ऑप्शन चुनना है जिसको अपन यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में। हमें एक शब्द चाहिए जो किसके रूप में यूज किया जा सकता है भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में। किसका वन वर्ड बनाना है, जो भी हमें गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, हमें शब्दों का एक ग्रुप दे रखा है ना, उसकी जगह एक शब्द चाहिए। तो जो इम्पॉसिबल है किस चीज में, डिफीट और ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, जिसको जीतना या जिसको हराना मुश्किल हो, जिस पर जीत नहीं पाई जा सकती, यानी जिसको हराया नहीं जा सकता। तो बेटा इसके लिए इनविंसिबल होता है, ये सीधी सी बात है, इनविंसिबल हो जाएगा। विंसिबल जिसको जीता जा सकता है, विंसिबल बोले तो जिसको जीता जा सकता है, इनविंसिबल बोले तो जिसको नहीं जीता जा सकता। एक शब्द होता है बेटा विजिबल, एक शब्द होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, ये आपको पता ही है। विजिबल जिसको देखा जा सके, जो दिखाई दे सकता है, और इनविजिबल बेटा अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा विजिबिलिटी, आपने एक नाम सुना होगा विजिबिलिटी। सर्दियों में क्या होता है, जब कोहरा वगैरह आता है तो मतलब हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, तो क्या कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। वो विजिबिलिटी भी किससे बना हुआ शब्द है, विजिबल से तो बना हुआ शब्द है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेबल का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ, स्थिर। फ्राइटनिंग, डरावना, भयभीत करने वाला। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते हो, परस्पर, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, बदले में आप भी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोसिटी, ठीक है ना, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनविंसिबल हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या लिखा है। क्वेश्चन देख रहे हैं अपने 79 पे क्या लिखा है भाई, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर अपना है 79। इसमें दे रखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या बताना है भाई, एंटोनिम, एंटोनिम बोले तो अपोजिट बताना है हमें, है ना, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो भी कोई अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना, हमें उसका एंटोनिम बताना है। तो बेटा इसने अंडरलाइन क्या कर रखा है, रेवोल्यूशनरी को, रेवोल्यूशनरी को। तो रेवोल्यूशनरी शब्द का मतलब ही क्या होता है, क्रांतिकारी आदमी। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, इस शब्द का मतलब होता है क्रांति। तो रेवोल्यूशनरी आदमी कौन होते हैं, क्रांतिकारी आदमी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लिए देखो क्या हो सकता है, वॉयलेंट का मतलब तो हिंसक हो गया, ठीक है। मॉडरेट का मतलब होता है शांत आदमी, मॉडरेट का मतलब ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का, बहुत ज्यादा हु हल्ला नहीं करने वाला, मॉडरेट आदमी, ठीक है ना। कंपोज्ड आदमी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंपोज्ड आदमी, जिसको अपन बोल सकते हैं रिजर्व्ड आदमी, जिसको अपन बोल सकते हैं रिजर्व्ड आदमी। अल्ट्रा आपको पता ही है, अल्ट्रा का मतलब भी क्या होता है, रेडिकल होता है एक तरह से। रेडिकल बेटा किसको बोलते हैं, उग्रवादी,
उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट, जिसको कोई चीज चाहिए तो तुरंत ही चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट, जिसको रेडिकल बोल सकते हैं, हाँ रेडिकल को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए, रेवोल्यूशनरी आदमी कौन से होते हैं, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आदमी कौन होते हैं, वो तो रेडिकल होते हैं, रेडिकल होते हैं, लेकिन हमें बताना है इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडरेट आदमी हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी आदमी तुरंत, जिनको एकदम से बहुत बड़े बड़े बदलाव चाहिए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडरेट आदमी, कंपोज्ड आदमी, रिजर्व्ड आदमी है, शांत नेचर के आदमी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मॉडरेट हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, रेवोल्यूशनरी आदमी होती है बेटा वो रेडिकल आदमी ही होते हैं, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन चलते हैं भाई 80 पे, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 80, कुछ पूछ रखा है, देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हमें सिनोनिम बताना है किस चीज का, ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, कौन से शब्द का, जो ब्रैकेट में आया हुआ शब्द है उसका। तो बेटा अपने पास ब्रैकेट में शब्द क्या दे रखा है, रोटेट करना, ठीक है ना। तो रोटेट के लिए देखो, एक तो है इसने दे रखा है एन सर्किल दे रखा है, रिजोल्व दे रखा है, रिवोल्व दे रखा है और डिवोल्व दे रखा है ना। तो बेटा इसमें इन शब्दों के बारे में आपको बताता हूँ, एक तो रिवोल्व के और एक डिवोल्व के बारे में। ये एक्चुअली बने हुए वोलो शब्द से, वोलो शब्द से, तो इसी से एक इवोल्व शब्द भी बना हुआ है, इवोल्व, इवोल्व का जस्ट उल्टा होता है डिवोल्व, डिवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है चीजों का ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, चीजों का प्रोग्रेस करना, इवोल्व कर रही है तो चीजें ऊपर उठ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। इसका बेटा उल्टा होता है डिवोल्व, इसका मतलब होता है डिटीरियोरेट कर जाना, चीजों का बिगड़ जाना, बद से बदतर हो जाना, हालत और ज्यादा बिगड़ जाना, बदतर हो जाना, उसको बोलते हैं डिटीरियोरेट कर जाना, ठीक है ना। अच्छा एन सर्किल का मतलब होता है कोई वर्त आदि की परिधि पर चक्कर काटना, जैसे कि वर्त है, मान लिया ये एक वर्त है, तो इसके ऊपर अगर आप ऐसे चक्कर काट रहे हो ना, तो ये क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब है कि आप एन सर्किल कर रहे हो। सर्किल का मतलब वर्त होता है, और उस वर्त पर आप इसकी उसकी परिधि पर जो चक्कर काट रहे हो उसको एन सर्किल बोलते हैं। अच्छा रिवोल्व का मतलब घूमना होता है, रिवोल्व, रिवोल्व का मतलब क्या होता है, रोटेट करना या घूमना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा रिवोल्व, ठीक है। रिजोल्व का मतलब होता है किसी चीज का संकल्प लेना या किसी चीज को सॉल्यूशन करना, किसी चीज का संकल्प लेना भी हो सकता है रिजोल्व का मतलब, ठीक है ना। 81 पे देखते हैं भाई क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन अपना है 81, इसमें दे क्या रखा है, इसने जंबलअप, जंबलअप ऑर्डर, ठीक है। हमें सेंटेंस दे रखे हैं 4 और चारों को कर रखा है इसने जंबल, मतलब करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, देखते हैं हम ऑर्डर में बनाते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें देखा है एज सम 71% ऑफ अर्थ सरफेस, इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यूरोपा एंड एनसेलेड्स मून्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली। इसके बाद में लिखा है द कॉन्टिनेंट्स देमसेल्व्स पजेज, इसके बाद में दे रखा है आर। अब आर से तो शुरू हो नहीं सकता भाई, इसमें आर वाला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें डी वाला तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना। तो ये 2 से शुरू हो सकते हैं, या तो बी से शुरू होगा, या तो बी से शुरू होगा या फिर ए से शुरू होगा, पक्की सी बात है ना। तो बी और ए में देखते हैं, ए में तो दे रखा है एज, तो बेटा ये तो एज वाला तो जम नहीं रही बात। और वैसे भी इसमें देखो यूरोपा और एनसेलेड्स, ये दो देखो प्रॉपर नाउन दे रखी है हमें, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसका भी फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है। तो बेटा फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये किसी के नाम है, नाम है तो ये गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस होने के पूरे पूरे चांस होते हैं उसके। तो बेटा इसको हम किससे शुरू कर लेते हैं, बी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने बी से शुरू कर लिया। अब इन्हीं दोनों के लिए देखो आर का यूज हो सकता है, देखो कौन कौन है, यूरोपा एंड एनसेलेड्स, ये दोनों के दोनों क्या चीज है, ये मून से उपग्रह किसके, ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न के, ये दोनों क्या चीज है, आर बोथ कवर्ड इन आइस, ये पूरी तरह से बर्फ से ढके पड़े हैं। तो इस आर का यूज किसके लिए हो रहा है, इस आर का सब्जेक्ट कौन है, ये दोनों यूरोपा एंड एनसेलेड्स है, ये दोनों इसका सब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है बी के बाद में कौन सा जाएगा, डी जाएगा, और बेटा बी के बाद में डी वाला ऑप्शन एक ही है, ये देखो ये बी के बाद में डी वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो, notwithstanding the fact that Europa and Enceladus moons of Jupiter and Saturn respectively। अब इसको बीच वाले को इसको हटा भी दो चाहे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्रदोषित है चाहिए। यूरोपा एंड एनसेलेड्स आर बोथ कवर्ड इन आइस, अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर देखो एक चीज और भी देखो, यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, वाटर आ रहा है, और यहाँ पर देखो
साल्ट वाटर आ रहा है, तो बेटा देखो कीवर्ड मिल रहा है ना, यहाँ भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है, तो नेचुरल सी बात है फिर डी के बाद में क्या जाएगा, ए जाएगा, और इसमें देखो डी के बाद में ये देखो ए आ रहा, तो डी के बाद में ए आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं भाई क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 में इसने दे रखा है भाई 82 में पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, एरर वाला सेंटेंस है बेटा, है ना, अपने को दे रखा है ये सेंटेंस, ठीक है, इसके इसने ये चार कर दिए टुकड़े, चार पार्ट बना दिए, अब देखना है कि कौन से में एरर है, तो इसमें तो बेटा आप सभी को ही पता है 45 चर्च स्ट्रीट गली दे रखी है ना, तो बेटा इसके लिए कभी इनका यूज नहीं होता, गली के लिए किसका यूज होता है 8, ठीक है ना, जब गली दे रखी है ना 45 चर्च स्ट्रीट, कौन सी गली में, चर्च स्ट्रीट में को कितने नंबर मकान है 45, कौन सी गली में, चर्च स्ट्रीट में, तो जब स्ट्रीट शब्द दे रखा है तो बेटा उसके साथ इनका यूज नहीं होता, उसके साथ एट का यूज होता है। जब आप किसी को अपना एड्रेस दो और एड्रेस में गली का नाम लिखो तो गली के साथ स्ट्रीट के साथ बेटा इन नहीं एट का यूज करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई अपने 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे देखते हैं इसने पूछा क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है बेटा फॉर द वर्ड स्क्रूटिनी, कौन से शब्द का, स्क्रूटिनी शब्द का, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में जितने भी ये शब्द दे रखे हैं ना, जितने भी ये शब्द दे रखे हैं इनमें से एक शब्द है वो स्क्रूटिनी शब्द का सिनोनिम है ना, तो स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है भाई, जांचना, स्क्रूटिनी शब्द का मतलब होता है प्रोब करना, प्रोब इनटू किसी चीज में जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है ना। तो बेटा अब इसमें देखो क्या दे रहा है, कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान, कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान इंक्लूडेड, उसमें शामिल है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब भी जांच होता है, एनालाइज करने का मतलब भी क्या क्या चीज होता है, एनालाइज करने का मतलब जांच करना, विश्लेषण करना, है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, एनालिसिस है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्क्रूटिनी का मतलब भी जांच है और एनालिसिस का मतलब भी जांच है, तो ये देखो ऑप्शन में डी दे रखा है, इसमें एनालिसिस दे रखा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है, ट्रेंड का मतलब प्रचलन होता है किसी चीज का, कोई चीज फैशन में है, चल रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो चीज ट्रेंड कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, मतलब संक्षेप में कोई चीज है आप एनलोंगेट रूप चीजों का, एनलोंगेट रूप चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत। अब रह गया भाई अपना क्वेश्चन नंबर 84, देखते हैं क्या दे रखा है 84 में। क्वेश्चन नंबर अपना है 84, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 84 में इसमें क्या दे रखा है, सिनोनिम, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड केपेबल, कौन से शब्द का, केपेबल शब्द का, और कहां से उठाना है सिनोनिम, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, बेटा इस सेंटेंस से, ये एक सेंटेंस दे रखा है ना, ये सेंटेंस दे रखा है यहां तक, इसमें से देख करके हमें बताना है केपेबल शब्द का सिनोनिम कौन सा है, और इस सेंटेंस में ये शब्द भी आ रखा है, ये भी आया है, ये भी आया है और ये भी आया है, लेकिन इन चारों में से एक शब्द है वो इस केपेबल का सिनोनिम है, ठीक है ना। तो इसने क्या दे रखा है भाई, केपेबल, केपेबल बेटा किससे बना हुआ शब्द है, एबल से ही तो बना हुआ शब्द है ना, ये केपेबल है, ये किससे बना हुआ शब्द है, एबल से। एबल बंदा कौन होता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो बंदा एबल होता है ना। तो अब इन चारों में से देख लो एबिलिटी वाली बात किसमें है, बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, इरिटेटिंग मतलब होता है एनोइंग आदमी, चिढ़ाने वाला, जो आदमी किसी को एनोय कर दे, इरिटेट कर दे, ठीक है ना। अच्छा, इनएफिशिएंट का मतलब आपको पता ही है, एफिशिएंट है तो कोई आदमी एक्सपर्ट होता है किसी काम में, स्किलफुल होता है, और इन है तो अनस्किलफुल आदमी होता है, जिसमें कोई स्किल नहीं होती, अनस्किलफुल आदमी होता है, जिसके अंदर कोई कला नहीं है, कोई कौशल नहीं है, ऐसे आदमी को इनसफिशिएंट बोलती है। अनेबल एक तरह से इनएबिलिटी वाला आदमी, जिसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती। अच्छा, कॉम्पिटेंट आदमी कौन होता है, कैपेबल होता है। अब कॉम्पिटेंट शब्द को कैसे बनाए, जिस बंदे में कंपटीशन करने की क्षमता होती है, जिस बंदे में कंपटीशन में उतरने की क्षमता होती है, वो आदमी कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट एक्चुअली बना हुआ किसे, कंपटीशन से तो बना हुआ शब्द है ना। तो केपेबल आदमी होता है वो कौन होता है, कॉम्पिटेंट होता है। तो इसका मतलब केपेबल और कॉम्पिटेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, और हमें चाहिए क्या, सिनोनिम चाहिए हमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 84,
क्वेश्चन नंबर 84 में, सॉरी 85 में देखते हैं क्या दे रखा है इसने। एक्सप्रेस ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या दे रखा है बेटा? पैसिव वॉइस। और जब भी अपने पैसिव वॉइस के बारे में बात करिए तो मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी कभी वॉइस का क्वेश्चन आ जाए ना, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, किसका? वर्ब का। आपको जो भी सेंटेंस में वर्ब मिलती है वो दो वर्ब मिलती है, या तो सेंटेंस में आपको कौन सी वर्ब मिलेगी? पैसिव वर्ब मिलेगी, और या आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? एक्टिव वर्ब मिलेगी। या तो एक्टिव वर्ब मिलेगी और या फिर पैसिव वर्ब मिलेगी। अब इस सेंटेंस में अपने पास देख लो क्या दे रखा है, टीच में SEIS। ये तो देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। वर्ब क्या चीज दे रखी है? टीच में SEIS दे रखा है, यानी हमें वर्ब की पहली फॉर्म में S या ES दे रखा है। अब चाहे तो ये दे रखा हो और चाहे ये दे रखा हो, तो सेंटेंस बेटा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। हमें इसका पैसिव कैसे बनाना है? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर बेटा इन दोनों की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो क्या लगा देते? वोज या वर, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते। अगर हमें इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म दिया होता तो पैसिव दे रखा होता, एक्टिव में हम ये लगा देते। अगर हमें वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा होता तो इसका मतलब हमें पैसिव दे रखा है, एक्टिव बनाना होता तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। तो देखो जो पहली फॉर्म दे रखी है या पहली फॉर्म एस या एस दे रखा है, तो हमें उत्तर में क्या चाहिए? इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। तो इसमें देख लो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ये रहा, टीच का थर्ड फॉर्म टोट होता है, हेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा इसमें भी देखो इज टोट दे रखा है, ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, टोट अकेला है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो अब करना क्या है? अब हमें करना क्या है? इसमें ध्यान ये देना कि इन दोनों में से कौन सा आ सकता है, एक तो इसमें से और एक इसमें से। अब हमें ये पता है कि जो इसके बाद में है ना, या तो ये वाला और या फिर ये वाला, इन दोनों से सेंटेंस शुरू हो सकता है भाई, या तो इंग्लिश लिटरेचर से और या अस से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। काम हो रहा है पढ़ाना, इससे पूछो क्या, तो क्या उत्तर आ जाएगा? इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इससे पूछो किसको, हुम, किसको, तो उत्तर क्या आ गया? अस, यानी हमको, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है ना। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनता है। तो ये वाक्य अस का मतलब या तो वी से शुरू होना चाहिए और या फिर इंग्लिश लिटरेचर से शुरू होना चाहिए। तो भाई किससे शुरू करेंगे अपने? या तो हम वी से शुरू कर सकते हैं और या इंग्लिश लिटरेचर से। ये फर्स्ट वाला किससे शुरू हो रहा है? इंग्लिश लिटरेचर से। और ये वाला यूर मदर से शुरू हो रहा है। तो बेटा ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो इसने शुरुआत में यहां भी यूर मदर दे रखा है और पैसिव वॉइस भी किससे शुरू कर दी? यूर मदर से शुरू कर दी। तो बेटा ये तो गलत हो गया, नेचुरल सी बात है, ए हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर इज टॉट टू अस बाय यूर मदर, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 पे देखते हैं पूछा हुआ क्या है। 86 में दे रखा था फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक ही सेंटेंस है, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ रखा है इसने? 4 सेगमेंट्स में, 4 टुकड़े कर दिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इन चारों में से कोई एक पार्ट है भाई जिसमें ग्रामेटिकल एरर दे रखा है। ही सेइंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से गया पढ़ा था। जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड, लेकिन आखिरकार जज है वो फिर भी अनइम्प्रेस थे। अच्छा अब मुझे आपसे एक सेंटेंस पूछना है, यूर पेरेंट्स आर एजुकेट। आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है भाई? यूर पेरेंट्स आर एजुकेट। अब आपको पक्का पता है कि यहाँ पर एजुकेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। और ये शब्द यहाँ पर काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये एजुकेटेड शब्द क्या चीज है? इस यूर पेरेंट्स की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? जजेस, द जजेस, जज ज्यादा है तो मुझे यहाँ पर वर लगाना पड़ा, वर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? इम्प्रेस। दो शब्द है, या तो इम्प्रेस और या मैं लगा दूं यहां पर अनइम्प्रेस।
तो यहाँ पर क्या लगाया, ईडी, बेटा यहाँ पर भी ईडी लगा दो, और यहाँ पर भी क्या लगा दो, ईडी लगा दो। अब इम्प्रेस्ड है इसका मतलब तो हो जाएगा प्रभावित, और अनइम्प्रेस्ड का मतलब है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अप्रभावित रहे, है ना। और इस कंडीशन में जो ये दोनों शब्द है ना, ये दोनों के दोनों शब्द बेटा इस जजेस की क्वालिटी बता रहे हैं। जजेस थे वो कैसे थे, अनइम्प्रेस्ड रहे, इम्प्रेस्ड है तो प्रभावित हुए किसी बात से, और अनइम्प्रेस्ड है तो अप्रभावित रहे, उन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अनइम्प्रेस्ड की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमें अनइम्प्रेस्ड, हमें अनइम्प्रेस्ड शब्द का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है ना, ऑफ द गिवन वर्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी शब्द तो मैं आपको कई बार क्लास में लिखा भी चुका हूं, और ये लिखाया था तो इसके साथ मैंने आपको ये भी लिखाया था, STATIONERY। बेटा ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है क्लास में। जो ई की स्पेलिंग वाला होता है वो तो किताबें कॉपियां होती है ना, पेंसिल किताब कॉपियों की दुकान होती है, तो उसमें जो ये किताब कॉपी पेंसिल आपकी पढ़ाई के लिए जितनी भी चीजें होती है वो सारी स्टेशनरी ये वाली होती है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा स्टेबल, एक जगह रुका हुआ, स्थिर। ठीक है, तो अब इसने क्या बता रखा है, इसका उल्टा बता रखा है। स्थिर का उल्टा क्या हो जाएगा, जो चलता फिरता है, उसका इसका उल्टा तो वही हो जाएगा ना, स्थिर का उल्टा तो वही हुआ जो चलता फिरता है, जो मूव करता है ना। तो भाई इसका मतलब हो जाएगा उल्टा मूविंग, चलता फिरता। इन मोबाइल का मतलब क्या चीज होता है, रुका हुआ एक जगह। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। मोबाइल डिस्पेंसरी अगर आपने नाम सुना हो, मोबाइल डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी का मतलब होता है अस्पताल, मोबाइल है तो चलता फिरता। वो दूर दूर के गांव जहां पर मतलब सड़कें वगैरह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, एम्बुलेंस के जैसे साधन होते हैं, और उसके अंदर दवाइयां वगैरह होती है, वो मतलब लोगों को दवाइयां बांट के आती है। तो वो किस प्रकार का हॉस्पिटल है, चलता फिरता। मोबाइल का मतलब चलता फिरता, और डिस्पेंसरी का मतलब अस्पताल हो गया। तो मोबाइल का मतलब चलता फिरता, चलना, और इन मोबाइल का मतलब स्थिर हो गया। इन मोबाइल का मतलब क्या हो गया, स्थिर, जो एक ही जगह पर रुका हुआ है। ठीक है ना। स्टेबल का मतलब स्थिर हो गया, और परमानेंट का मतलब क्या हो गया, स्थायी हो गया। परमानेंट का मतलब स्थायी हो गया। इसका उल्टा तो आपको पता ही है, टेम्परेरी होता है, इसका उल्टा होता है टेम्परेरी। एफिमेरल, इसका उल्टा होता है एफिमेरल, जो बहुत कम टाइम तक चीजें रुकती है, चलती है, उनको ये बोलते हैं, एफिमेरल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, अगर इसका सेम मीनिंग बताना है तो लॉन्ग लास्टिंग भी बता सकते हैं अपने। ठीक है, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 88 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करी जाए तो ये पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक। भाई खाली स्थान दे रखा है और हमें करेक्ट फॉर्म वाला वर्ड यूज करना है ना। देखो इसने दे रखा है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला तो बेटा इसमें ये एक ही है, ये एक ही है, बाकी ये स्पेलिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसके जैसा एक शब्द होता है एलिविएट, एलिविएट, और इसका जस्ट उल्टा होता है एग्रेवेट, एग्रेवेट। इसका मतलब तो होता है बेटा कोई दुख पीड़ा आदि को कम कर देना, कोई दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, उसको कम कर देना, इसका मतलब होता है बढ़ा देना। तो ये स्पेलिंग तो गलत हो गई। अच्छा ये भी गलत है, ये भी गलत है, एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट आपको पता है ना कौन सा होता है, वो सीढ़ियां होती है ना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में अपन जाती है, सीढ़ियां होती है जिसपे अपन खड़े हो जाते हैं, वो हमें ऊपर ले जाती है, तो उसको एलिवेटर बोलते हैं। वो एलिवेटर इसी से तो बना हुआ शब्द है। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाना, और एलिवेटर तो जो लोगों को ऊपर लेके जाता है, तो वो एलिवेटर होता है। तो बेटा ये वाली स्पेलिंग सही है, हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, एलिवेटर का, सॉरी एलिवेट का। द सिविल इंजीनियर्स, जो सिविल इंजीनियर्स है, आर ट्राइंग, वो कोशिश करे टू एलिवेट, ऊपर उठाने की द ब्रिज पुल को, यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, किसका इस्तेमाल करके, नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एलिवेट। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 89, देखते हैं 89 में क्या दे रखा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम मतलब शब्द की ध्वनि सेम है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट हो सकती है ना। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस में नीचे जो भी दे रखा है उसको पढ़ते हुए सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं क्या बता, टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरने के लिए। माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, विल, अब इन चारों में से देखना है, फॉल, फॉल और फॉल, और यहां पर भी फॉल, ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, ऑन अ फ्राइडे और दिस ईयर, इस साल।
इस साल मेरा जन्मदिन आएगा फ्राइडे को, तो चारों ऑप्शन में फॉल दे रखा है और इन फॉल के चारों के मीनिंग अलग अलग है। फॉल का मतलब टू गो डाउन, ऑन टू द ग्राउंड सडनली, अचानक से जमीन पर गिर जाना, जैसे द ट्रीज फॉल ड्यू टू विंड, ड्यू टू विंड, ड्यू टू विंड मतलब आंधी के कारण। ट्रीज पेड़ क्या करते हैं, फॉल अपने आप गिर जाते हैं, तो इस फॉल का मतलब होता है अपने आप जमीन पर किसी चीज का गिर जाना। एक फॉल का मतलब होता है टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम, कोई एक निश्चित समय पर आना, एक विशेष समय पर आना, और हैपन घटित होना इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक निश्चित समय पर कोई चीज का, पर्टिकुलर स्थान पर किसी चीज का घटित होना, जैसे दीपावली फॉल्स इन अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, इस फॉल का मतलब टू चेंज टू ए पर्टिकुलर कंडीशन, फॉल पे किसी चीज का रूप बदल जाना, अवस्था बदल जाना, ठीक है ना। इस फॉल का मतलब टू बी बीटन और डिफीटेड, इस फॉल का मतलब होता है हार जाना, पिट जाना किसी से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, फ्राइडे की, तो फ्राइडे शुक्रवार की बात, जैसे यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, दीपावली अक्टूबर में आ रही है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये फ्राइडे की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी घटना का किसी एक पर्टिकुलर टाइम और या कोई एक पर्टिकुलर स्थान पर घटित होना। तो इस फॉल का मतलब अपने यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर जो मैं फॉल लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर जो फॉल लगाऊंगा उसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर समय पे किसी घटना का घटित होना। यहाँ पर फॉल का मतलब गिरना नहीं है, यहाँ पर फॉल का मतलब है हैपन होना, किसी घटना का घटित होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बेटा इसने देख रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक मुहावरा दे रखा है और हमें उसका मीनिंग बताना है। प्ले का मतलब होता है कोई वाद्य यंत्र को बजाना, और बाई ईयर सिर्फ कानों से सुन करके, मतलब आपको कोई वाद्य यंत्र दे रखा है, हारमोनियम है, गिटार है, जो भी है, ठीक है ना, और आपको पहले से आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी, सिर्फ आपको सुना दिया, वो वाद्य यंत्र सुना दिया और उसी के अकॉर्डिंग आप गाने लग गए, या उस किसी की आवाज को सुनकर के आपने बिना किसी तैयारी के उस वाद्य यंत्र को बजा दिया, बिना किसी पहले की तैयारी के, तो उसको बोलते हैं प्ले बाय ईयर, यानी बिना किसी तैयारी के ही किसी वाद्य यंत्र को बजा लेना। या कोई बंदा वाद्य यंत्र बजा रहा है और आपके उसके अकॉर्डिंग गीत गा लो साथ में बिना किसी तैयारी के, तो उसको बोलते हैं प्ले बाय ईयर। प्ले का मतलब वाद्य यंत्र बजाना और बाय ईयर मतलब सिर्फ सुनते ही किसी वाद्य यंत्र को बजा देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस करना विदाउट एनी रिहर्सल, बिना कोई रिहर्सल करे परफॉर्म कर देना, उसको बोलते हैं प्ले बाय ईयर, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब होता है एक्सटेम्पराइज कर देना चीजों को, एक्सटेम्पराइज कर देना। एक्सटेम्पर किसको बोलते हैं, अभी बिना किसी तैयारी के दिया हुआ भाषण, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। तो इसको अपन एक्सटेम्पराइज भी बोल सकते हैं, एक्सटेम्पराइज करना चीजों को, ठीक है ना। इम्प्रोवाइज करना भी बोल सकते हैं इसको, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज करना। मान लिया आप किसी नाटक आदि में कोई रोल प्ले कर रहे हो और आपको जो डायलॉग दिया गया है वो डायलॉग आप भूल गए, लेकिन आप अपनी तरफ से तुरंत ही कोई डायलॉग अपनी तरफ से जोड़ दो उसके एकदम अकॉर्डिंगली, तो उसको इम्प्रोवाइज करना बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है बिना किसी तैयारी के कोई काम करना, कोई वाद्य यंत्र वगैरह बजाना, कोई परफॉर्मेंस करना। ये तो नहीं होगा डिसकंटिन्यू रोक देना इंपल्सिवली, अपनी सिर्फ अंदर के विचारों के अकॉर्डिंग जैसा सजेस्ट किया वैसा एक्ट करना, या फिर रूल्स को आंख बंद करके फॉलो करना, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं अभी, क्वेश्चन अपना है 91, देखते हैं भाई क्या बोला है 91 में। 91 में इसने बोला है जंबल अप, फिर से बेटा जंबल अप है, ठीक है ना। जंबल अप ऑर्डर है, जो सेंटेंस है उसको जंबल कर रखा है और हमें इन चारों का सीक्वेंस सेट करना है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। सेंटेंस शुरू हो रहा है विद से, एंड कर रहा है टू से, ठीक है ना। पोज वर्क, शेपिंग, हिज ओन फेवरिश और ऑफ, लास्ट में दे रखा है ऑफ, है ना। तो एक बात सुनो, ये सेंटेंस ए से समाप्त नहीं हो सकता, ए वो सबसे लास्ट में नहीं हो सकता, तो ए तो किसी के लास्ट में नहीं दे रखा इसमें। डी से ये सेंटेंस एंड नहीं कर सकता, डी से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि डी के लास्ट में क्या दे रखा है ओ, और सेंटेंस ओ से थोड़ी ना समाप्त करेगा। तो डी वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन काट दो और एक ये वाला ऑप्शन भी काट दो, क्योंकि अगर डी से मैं इसको डी को सबसे लास्ट में लेके जाऊंगा तो सेंटेंस एंड किससे करेगा, ओ से करेगा, और ओ से सेंटेंस एंड करेगा तो ठीक नहीं लगेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा कोई। तो इनको मैं काट देता हूं। अब अपने कौन सा बच गया, सेंटेंस या तो ए से शुरू करेगा और या
बी से शुरू करेगा। तो ए वाले के तो शुरुआत में विद दे रखा है और बी वाले के शुरुआत में पो दे रखा है। अब ये पो क्या चीज है? ये एडगर पो नाम का एक राइटर है, पोइट है, एडगर पो। अच्छा, अब मान लेते हैं मुझे तो एडगर पो इसका पोइट का नाम पता था कवि का, अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसके बाद में वर्क लिखा हुआ देख लो ना, पोज वर्क, पो का कार्य पोज वर्क। अब यहाँ पर वर्क से मतलब है उसकी रचनाएं, उसकी पोइम्स, उसकी पोइट्री, है ना। तो बताओ ये किसी का, और आगे फिर देखो और भी कुछ दे रखा है इसमें, ओज मच टू द कंसर्न ऑफ ए रोमांटिसिज्म। आपको पता है एक बार लेखन में जब कविताएं वगैरह लिखते थे तो उसमें एक दौर आया था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में ज्यादातर किस प्रकार की कविताएं लिखी गई? इमोशंस पर आधारित, इमोशंस पर आधारित और इमेजिनेशन पर आधारित, इमेजिनेशन पर आधारित। तो वो कौन सा दौर था? रोमांटिसिज्म था। तो बेटा जैसे ही मैंने वर्क शब्द को देखा और रोमांटिसिज्म को देखा तो मुझे पता लग गया कि ये पो है, वो राइटर का नाम है, और जो किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होती है, और प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस होता है ना। तो बी से हम इसको शुरू कर देंगे। तो बी से शुरू होने वाले कितने हैं बेटा? बी से तो शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा भी अपना, ठीक है ना। तो इसमें हो गया बी के बाद में ए, ओज वर्क, ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म। इसके बाद में बी के बाद में क्या दे रखा है इसने? विद द ऑकल्ट एंड सैटनिक विच इन टर्न ओज मच ऑल्सो टू। इसके बाद में दे रखा है डी, हाँ, हिज ओन फेवरिट ड्रीम्स टू विच ही अप्लाइड ए रेयर फैसिलिटी ऑफ शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक्स आउट ऑफ इम्पाल्पेबल मटेरियल्स। यही बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और भी है, देखो भाई, इसके बाद में एक चीज और भी पकड़ में आ रही है। देखो यहां पर देखो ओ शब्द दे रखा है ना, और यहां पर ये देखो फिर से ओ शब्द दे रखा है, तो कीवर्ड मिल गए ना। बी में भी ओ शब्द दे रखा है और यहाँ पर ए में फिर से देखो ओ शब्द दे रखा है। तो इस प्रकार जो शब्द होते हैं ना, इनको कीवर्ड बोला जाता है, इनको बोला जाता है कीवर्ड। तो बेटा कीवर्ड भी मैच कर दिया करो। कीवर्ड अगर किन्हीं दो सेंटेंसेस में कीवर्ड मिल रहे हैं ना, तो पूरे चांस होते हैं कि कीवर्ड वाले सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, है ना। ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर अपना है 92। देखते हैं 92 में क्या बोल रखा है, पूछ क्या रखा है इसने पूछ रखा है भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इस ब्लैंक में भरने के लिए इडियम चाहिए, इन चारों में से एक इडियम चाहिए हमें। तो आशु इज डेडिकेटेड गाई। अब डेडिकेटेड गाई है तो भाई उसको इन चारों में से वो क्या करेगा? ऑलवेज रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है? फॉर द बेटरमेंट, भलाई के लिए, ऑफ हिज कंपनी, अपनी भलाई, कंपनी की भलाई के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि बंदा डेडिकेटेड है। तो जो कुछ भी करने के लिए तैयार है उसको बोलती है गो एक्स्ट्रा माइल। गो मैंने जाना, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, माइल मील। अगर कोई बंदा बोले कि यार नहीं तेरे लिए मैं 5 मील, क्या तेरे लिए तेरा भला हो, तो मैं तो 6 किलोमीटर चलने को तैयार हूं, है ना। मतलब वो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार है, वो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार है। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेन ऑन पेरेड का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना। हम परेड कर रहे हैं और उस पर अचानक बारिश हो गई तो उसने हमारे प्रोग्राम को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, स्पॉइल कर देना, ठीक है ना। लूज मार्बल्स, मार्बल का मतलब कंचे, जो अपने बचपन में छोटे बच्चे खेलते होते थे ना, कंचे, उनको मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है ना। लूज, खो देना, तो इसका मतलब होता है पागल हो जाना, इनसेन हो जाना, गुस्से में आ जाना, पागल हो जाना। अगर कोई छोटा बच्चा है और अगर वो अपने कंचे खो दे तो क्या हो जाएगा? वो तो पागल हो जाएगा, मेरे कंचे कहाँ गए, मेरे, वो तो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करेगा। तो इस लूज मार्बल्स का मतलब होता है इनसेन हो जाना, पागल हो जाना, भड़क जाना, ठीक है। स्नग का मतलब होता है एकदम इजी एंड कंफर्टेबल। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, ठीक है ना। बग की तरह, बग मतलब कीड़ा, और रग मतलब कालीन, जो अपने जमीन पर जो कालीन गलीचा बिछाते हैं ना, उसको रग बोलते हैं। तो किसकी तरह कंफर्टेबल होना? जैसे एक गलीचे में छुपा हुआ कीड़ा, कोई हमने गलीचा बिछा रखा है और उसके अंदर कीड़ा बैठा तो वो तो आराम से बैठा है, कंफर्ट है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो इस मुहावरे का मतलब होता है एकदम कोजी एंड कंफर्टेबल, कोजी एंड कंफर्टेबल, जहां बंदे को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती, उस कंडीशन को बोलते हैं स्नग एज ए बगिन अरग। ये मीनिंग हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 93 उठाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 में बेटा बोला क्या इसने, वन वर्ड इसने दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अपने पास शब्द क्या दे रखे हैं इसने, एक डॉक्टर जो क्या कर रहा है, ट्रीट किससे संबंधित, हड्डियों से संबंधित, बोन बोले तो हड्डियां। शब्द है ऑन्कोलॉजिस्ट, ये बेटा होता है कैंसर का डॉक्टर, कैंसर का इलाज करने वाला, ठीक है ना। गायनेक आपको पता है, गायने का मतलब ही क्या होता है, अगर गायनी शब्द है ना तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब वुमन होता है, वुमन। तो औरतों की बीमारियों का इलाज करने वाला कौन हो जाएगा, गायनिकोलॉजिस्ट। मैंने आपको कई सारे शब्द क्लास में करवा भी रखे हैं, जैसे गाइनोफाइल हो गया, ठीक है, फिलोगाइनिस्ट हो गया, फिलोगाइनिस्ट हो गया, मीजोगाइनिस्ट हो गया, है ना, मीजोगाइनिस्ट हो गया। तो बेटा ये सारे किससे बने, औरत से बने हुए शब्द थे, मैंने करवा रखे हैं आपको अच्छी सी क्लास में, है ना। गाइनो का मतलब वुमन, फाइल है तो एक वो आदमी जो औरतों से प्रेम करता है, औरतों के प्रति अच्छी भावना रखता है, ठीक है ना। फिलोजाइनिस्ट भी वही हो गया। मिज का मतलब हेट होता है, जाइनिस्ट है तो औरतों से नफरत करने वाला आदमी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया औरतों की बीमारियों का इलाज करने वाला बंदा, ऑर्थोपेडिस्ट। और एक रह गया फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियो से क्या याद रख लो, फिजिकल, थेरेपी इलाज, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है उसका इलाज करने वाला है, तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। अब बच गया अपने पास ऑर्थोपेडिस्ट। इस ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, और पेडिस्ट किससे बना हुआ शब्द है, पेडोस, चिल्ड्रन से, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन। आईएसटी है तो ऐसा करने वाला, आईएसटी है तो एक बंदा जो क्या करता है, स्ट्रेट किन को, बच्चों को, एक आदमी जो बच्चों को सीधा करता है। अब इसको समझने की कोशिश करें, बड़ा फनी, बड़ा मजाकिया सी बात होगी कि बच्चों को सीधा करने वाला डॉक्टर। तो एक्चुअली क्या होता है कि 1700 और 1800 के बीच में, मतलब 1750 के आसपास, 18वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज में एक बीमारी आई थी। उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे पैदा होते थे ना वो डीफॉर्म्ड होते थे। डीफॉर्म्ड मतलब उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़े बच्चे पैदा होते थे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन से डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ गई थी, उन बच्चों की हड्डियों को सीधा करने वाले डॉक्टर्स की। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो बीमारी तो 10-20 साल बाद में, 5-10 साल 20 साल में वो खत्म हो गई। लेकिन जो हड्डियों सिद्धि करने वाले डॉक्टर थे ना, हड्डियों के डॉक्टर थे, उनका नाम ही क्या पड़ गया, ऑर्थोपेडिस्ट बन गया। तो इसलिए आज भी हड्डियों के डॉक्टर का नाम ऑर्थोपेडिस्ट होता है। बोन्स एंड जॉइंट्स, बोन्स की जगह जॉइंट्स भी कह सकते हो आप, यहाँ पर साथ में बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डियां और हड्डियों के जोड़ों का जो डॉक्टर होता है बेटा उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। पूछा क्या है भाई इसने, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं अभी, है ना। तो इसने दे रखा है वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस में जो भी शब्द दे रखे उसमें से इनकरेक्टली वाला कौन सा है, और सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले तो हमें काम करना है कि इस पैरे में जो गलत स्पेलिंग वाला वो शब्द है उसको उठाना है, और फिर नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला है वो भी देखना है हमें। तो सबसे पहले तो इसने दे रखा है नॉलेज, ये दे रखा है यहाँ पर, और नॉलेज इसने यहाँ भी दे रखा है, लेकिन ये तो गलत है बेटा। अपना नॉलेज पहले से ही सही है, नो तो आपको पता ही है कि ये NOW नो हो गया, साथ में LEDG जोड़ दो तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो सही है बेटा, तो ये तो उत्तर नहीं है अपना। इसके बाद में एडवांसेस, बेटा ये भी गलत हो गया, क्योंकि एडवांस की स्पेलिंग हमें पता ही है, ADVANCE एडवांस, और S जोड़ दो एडवांसेस, ठीक है ना। इसके बाद में बिजनेस, ठीक है ना, और बिजनेस, ये तो सेम ही दे दिया इसने भाई, बिजनेस इधर भी दे रखा है और बिजनेस इधर भी दे रखा है, ठीक है, तो वहां हो गया तो सेम हो गया। इसके बाद में सेटबैक, सीटबैक, ये शब्द बेटा सेटबैक होता है। ये शब्द क्या होता है, ये शब्द होता है सेटबैक। सेटबैक का मतलब हर्डल आ जाना, किसी काम में कोई गतिरोध आ जाना, रुकावट आ जाना। हर्डल, किसी काम में कोई हर्डल या हिंड्रेंस आ जाना, बाधा उत्पन्न हो जाना, हिंड्रेंस आ जाना, उसको सेटबैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर बेटा ये सीटबैक नहीं होता, ये क्या चीज होता है, सेटबैक होता है। तो हमें सीटबैक की जगह क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सेटबैक लगाना पड़ेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला उत्तर क्यों नहीं हो सकता, कि इनकरेक्टली होना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्टली है ही नहीं, ये तो करेक्टली है और ये भी करेक्टली है, तो फिर ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेटबैक वाला, ये उत्तर हो जाएगा,
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बेटा 95 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 95, देखते हैं भाई क्या दे रखा है। 95 में बेटा ये देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या देखना है भाई, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बात वही आ गई घूम फिर के, अपने तो एक ही तरीका है वॉइस वाले सवाल का। वॉइस वाला सवाल दे रखा है तो बच्चे लोग अपने को करना क्या है, सिर्फ वर्ब देखनी है, अपने को सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखनी है ना, वर्ब देखनी है। तो इसने क्या दे रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे वर्ब क्या दे रखी है, इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेट की दूसरी फॉर्म भी इनॉग्रेटेड होती है और तीसरी भी इनॉग्रेटेड होती है। मैं उसको तीसरी नहीं मानूंगा, दूसरी मानूंगा। क्यों मानूंगा दूसरी, क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज ही नहीं हो सकती। तो अपने पास यहाँ पर बेटा कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव बनाने के लिए क्या लगा दो, वॉज या वर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो बेटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो देखो दे रखा है हैड बीन, बेटा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा रखी, गलत हो गया। पैसिव वॉइस कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है ना, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में हैज बीन, बेटा ये भी इम्पॉसिबल, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें देखो वॉज इनॉग्रेटेड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज का हमें और भी पता है कि जो वर्ब के बाद में होता है, जो वर्ब से बाद में होता है वो वर्ब से पहले आ जाएगा, और जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में चला जाएगा। क्योंकि जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देख एग्जीबिशन है ना, ये तो देखो शुरुआत में आ गया, और जो द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है ये देखो ये बाई लगाते हुए ये बाद में चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 96 देखते हैं भाई क्या बोलता है। 96 में कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है भाई, ये इसने दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में देखो बेटा 1 2 और ये अपना नंबर 3 4 और 5 अपने को फिल इन ब्लैंक्स करने हैं। खाली स्थान दे रखे हैं उनको हमें फिल इन ब्लैंक्स करने हैं, खाली स्थान में सही शब्दों को भरना है। तो बात किसके बारे में हो रही है, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया ग्रेजुएशन डे। ग्रेजुएशन डे कौन सा होता है, जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी, राज कॉलेज वाले आपको अंतिम दिन विदाई दे रहे हैं, उसको ग्रेजुएशन डे बोलते हैं। तो हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया ग्रेजुएशन डे, किस काम के लिए, अवार्ड करने के लिए। अवार्ड सर्टिफिकेट्स, हमें सर्टिफिकेट सम्मान के रूप में, अवार्ड के रूप में हमें सर्टिफिकेट देने के लिए टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट्स, ग्रेजुएशन डे हाईलाइट करता है ओवरऑल अचीवमेंट्स, हमने पूरी जो अचीवमेंट्स वहां पर हासिल करी है ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों ने 3 या 4 साल कॉलेज में जो जो अचीवमेंट हासिल किए उसको हाईलाइट करने के लिए ग्रेजुएशन डे बनाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, आर इनवाइटेड फॉर्मली विद देयर पेरेंट्स, उनको अपने परिवारों के साथ इनवाइट किया जाता है। स्टूडेंट्स हु वोर देयर अटायर, स्टूडेंट्स अपनी ड्रेस पहनते हैं। अटायर का मतलब होता है बेटा ड्रेस। अकॉर्डिंग टू ड्रेस कोड, जैसा ड्रेस कोड उनको दिया जाता है कि आपको फॉर्मल पहन के आना है, कि आपको 3 पीस सूट पहन के आना है, व्हाट एवर जो भी है, तो जो उसको ड्रेस कोड दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग गिवन टू देम, जो उनको ड्रेस कोड दिया जाता है बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये ड्रेस कोड उनको कौन देता है, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देता है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, हाई स्कूल ग्रेजुएशन है वो इन चारों में से एक है। वो एपिसोड हो सकता है, वो फेस्टिवल हो सकता है, वो इंसिडेंट हो सकता है, वो सेरेमनी हो सकती है। कैसे, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा अवेटेड। एंड लास्ट इवेंट, अंतिम इवेंट ऑफ एनी स्कूल, किसी भी स्कूल की, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में जो स्कूल ग्रेजुएशन है ना, हाई स्कूल ग्रेजुएशन है, उसकी जो एपिसोड मान लो, फेस्टिवल मान लो, वो उसका बहुत ही अवेट किया गया और अंतिम इवेंट होती है। तो कैसी होती है भाई, वो क्या चीज है, स्कूल ग्रेजुएशन, एपिसोड, फेस्टिवल, इंसिडेंट और सेरेमनी। तो बेटा क्या चीज हो जाएगी, वो सेरेमनी हो जाएगी। जैसे रिंग सेरेमनी होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार जो हाई स्कूल में ग्रेजुएशन होता है ना, वो सेरेमनी होती है। सेरेमनी किसको बोलते हैं भाई, एक पब्लिक प्रोग्राम, कोई पब्लिक का प्रोग्राम होता है, और जो रिलीजियस भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, लेकिन जो होता कैसा है, पब्लिक का होता है, पब्लिक का होता है जो सेरेमनी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेरेमनी, ठीक है ना।
और एपिसोड और इंसिडेंट दोनों सेम चीज है। एपिसोड और इंसिडेंट और इवेंट ये तो सेम ही है। यहाँ पर अगर इवेंट नहीं दे रखा होता ना तो अपने एपिसोड भी लगा सकते थे, लेकिन इसने ऑलरेडी इवेंट तो दे दिया, और एपिसोड का मतलब भी क्या होता है, इवेंट ही होता है। तो ये यहाँ पर एपिसोड शब्द का यूज नहीं हो सकता। फेस्टिवल भी नहीं हो सकता, फेस्टिवल का रिलेशन संबंध तो किसी धर्म से होता है, तो स्कूल वाला है वो उसमें कोई धार्मिक मुद्दा थोड़े ना है, इसलिए वो फेस्टिवल भी नहीं हो सकता। इंसिडेंट भी नहीं हो सकता, इंसिडेंट और एपिसोड है ये तो सेम ही चीज है, और इवेंट भी वही चीज होती है। तो बच क्या गया, सेरेमनी बच गया, सेरेमनी बच गया। अच्छा, जो सेरेमनी होती है ना बेटा वो एक पब्लिक चीज होती है ना, रिंग सेरेमनी हो गया, और ये हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाली सेरेमनी हो गया, तो ये सेरेमनी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या दे रखा है इसने, द फंक्शन बिगेन विद, हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ लैंप, दीपक, दीपक को क्या किया जाएगा भाई, दीपक को क्या किया जाएगा भाई, लाइटिंग, लाइटनिंग, स्पार्कलिंग, स्पार्किंग और ग्लिटरिंग। ग्लिटर का मतलब होता है टिमटिमाना, बेटा ये तो हो नहीं सकता। स्पार्क का मतलब भी होता है चमकना किसी चीज का, जैसे करंट और अर्थ के दो तार आपस में मिलती है तो उसमें जो स्पार्क होता है ना उसको बोलते हैं स्पार्क करना, सिंटिलेट करना, सिंटिलेट करना, उसको स्पार्क करना बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द होता है सिंटिलेट, ठीक है ना। अच्छा, लाइटनिंग ये बेटा होता है आकाश वाली बिजली, जो आकाश में जो चमकती है ना बिजली, जिसको अपने तड़ित बोलते हैं, तड़ित, तड़ित बोलते हैं, आकाशीय बिजली, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो दीपक के लिए क्या आएगा, लाइटिंग आ जाएगा, लाइटिंग शब्द आ जाएगा। अगर आपको ये बोलना है दीपक जलाओ तो आप LIT लाइट का यूज भी कर सकते हो, जैसे सिगरेट जलानी है या मतलब जैसे दीपक जलाना है तो आप क्या बोल सकते हो, लाइट द लैंप, लाइट द लैंप, आप ये भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, लाइटिंग। तो ये प्रोग्राम किसके साथ शुरू हुआ भाई, विद लाइटिंग द लैंप, लैंप दीपक जला करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद फॉलो किसके द्वारा हुआ, फॉलो मतलब इसके बाद में कौन सी घटना घटी, कौन सी घटना घटी, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सर्टिफिकेट बांटे गए। उसके बाद में आवर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग स्पीच, स्पीच कैसा बताया गया है, एक तो लॉन्ग और दूसरा इनमें से देखते हैं भाई कैसा स्पीच हो सकता है, वो देखते हैं किस प्रकार का स्पीच है वो। बोस्टफुल है, एनकरेजिंग है, बोरिंग है और डिप्रेसिंग है। अच्छा, तो एंड ब्लेस दस, और उसने हमें ब्लेस भी किया, ब्लेस भी किया, हमें आशीर्वाद भी दे रहा है बंदा, मतलब जो प्रिंसिपल है उस स्पीच में हमें ब्लेस भी कर रहा है। तो ब्लेस करने के लिए तो बेटा एनकरेजिंग हो जाएगा, फिर एनकरेज हो जाएगा। एनकरेज का मतलब हिम्मत बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना कि आप जिंदगी में कामयाब हो, ये करो वो करो, तो एनकरेज कर रहे हो। बोस्ट का मतलब होता है फेंकना, लंबी लंबी फेंकना, शेखी बगाड़ना, इसका मतलब होता है शेखी बगाड़ना, फेंकू होना। अच्छा, बोरिंग आपको पता ही है, पकाऊ, और डिप्रेसिंग है तो तनाव में ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी प्रिंसिपल ने आपको ऐसी ऐसी बातें बोली उस प्रोग्राम में कि आप तनाव में, एंजाइटी के शिकार हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो क्या हो जाएगा, एनकरेजिंग हो जाएगा। वैसे भी ये ब्लेस्ड शब्द दे रखा है ना, तो वो आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो आपको एनकरेज कर रहा है, आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके बाद में फॉर द फ्यूचर, भविष्य के, हमें वो ब्लेस कर रहा है और हमें एनकरेज कर रहा है, हमारा हौसला बढ़ा रहा है, किसके, फ्यूचर के। अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर की क्या चीज है, देखते हैं भाई। फ्यूचर के हमारे एंडेवर, नेग्लेक्ट्स, एंटरटेनमेंट और रूइंस। रूइंस का मतलब होता है बर्बाद होना, ये तो आएगा ही नहीं। एंटरटेनमेंट, फ्यूचर में हमें कोई मनोरंजन थोड़ी करने के लिए बोला जा रहा है। प्रिंसिपल हमें ये थोड़ी बोलेगा कि बेटा आप ऐसे करो जिंदगी में, मनोरंजन के लिए और तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करना, ये भी नहीं हो गया, तो बचेगा क्या, एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है जो हम कार्य करने वाले हैं, जो अच्छे अच्छे कारनामे करने वाले हैं, उनको एंडेवर बोलते हैं। हम जो भी अच्छे अच्छे एफर्ट डालने वाले हैं, जो भी अच्छे अच्छे हम काम करने वाले हैं, उन सभी को एंडेवर्स बोला जाता है। तो कौन से एंडेवर्स, फ्यूचर एंडेवर्स, जो हम भविष्य में जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए हमें उसने ब्लेस किया, हमें आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, आवर ग्रेजुएटिंग क्लास, हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास की तरफ से, आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी क्लास का हेड था, हमारा प्रतिनिधि था, उसने एक्सटेंड किया ए वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद, टू शो टू ऑल स्टाफ। अब स्टाफ के प्रति क्या शो किया जाएगा भाई, स्टाफ के प्रति क्या शो करेंगे वो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है वो शो कर रहे हैं किसके प्रति, स्टाफ के प्रति। तो क्या हो जाएगा भाई,
ग्रेशियस है या ग्रेटिट्यूड है या कोर्टियस या ग्रीड, सीधी सी बात है यार, इनमें से टू है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बाद आएगा। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एहसान, एहसान का मतलब होता है कृतज्ञता, मतलब अपना ग्रेटिट्यूड एहसान जताया, तो उसने स्टाफ के प्रति क्या शो किया, ग्रेटिट्यूड शो किया पूरे स्टाफ मेंबर्स के लिए। वन ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस, पेरेंट्स में से एक ने एक्सप्रेस किया दियर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव एंड व्यूज, अपने विचार प्रकट किए पेरेंट्स में से एक ने। आखिरकार ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैड लंच टुगेदर, सभी ने मिलकर के लास्ट में लंच किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं वही अगले 257 नंबर पेपर के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।